दोस्तों नमस्कार। मैं अनुचित बात कर रहा हूँ ऋत्वी वेलनेस से। हमारा जो एक्टिविटी है ऋत्वी एजुकेशन की तरफ से अंडर द बैनर ऑफ नो डिसीज नो डिसीज। मतलब क्या है? आम आदमी के लिए ये प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है? दोस्तों एक बात हम सब लोग समझ लेंगे सबसे पहले, प्रोग्राम से पहले, कि आज की तारीख में आम आदमी अपना हेल्थ के बारे में कितना जानता है। अब ये ना जानना मतलब हेल्थ के बारे में ना जानकारी रखना एक बहुत बड़ा वजह हो गया है किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यूज के लिए, किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यूज के लिए। तो हमारा ये मानना है कि आज की तारीख में कोई भी बीमारी होने का सबसे बड़ा वजह यह है कि बीमार होने का वजह हमको पता नहीं होता है। किसी की ये मजाल कि उसको वो कोई भी बीमारी होने का अगर वजह पता है और वो उसको अवॉइड ना करे, तो थोड़ी होने वाला है। तो हमारे ये प्रोग्राम से यही कोशिश है कि आम आदमी अपना हेल्थ के बारे में खुद एम्पावर हो, खुद कंट्रोल में ले अपने हेल्थ को, और जहां तक पॉसिबल है एक हट्टा कट्टा हेल्दी लाइफ लीड करने। तो इसी श्रृंखला के आज के प्रोग्राम में नो डिसीज सीरीज के नो योर हार्ट, नो हार्ट प्रॉब्लम, मतलब दिल के रिलेटेड बीमारियों के बारे में जानिए और अपने आप को उस बीमारियों से बचा के रखिए। ठीक? क्यों आज के तारीख में ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सबको पता है कर्नाटक के कन्नड़ा सिनेमा इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो मिस्टर पुनीत राजकुमार 46 के एज में, जो बहुत अच्छा, वन ऑफ द वेरी प्राउड मेच्योर लीडर मतलब इंडस्ट्री के, और बहुत फिट होने के बावजूद आई मीन ही डाइड ड्यू टू हार्ट इश्यूज, हार्ट अटैक होके मर गए। तो कॉमन पर्सन तो बहुत डर गया है। हर हार्ट हॉस्पिटल रश हर हार्ट हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत रश हो गया है। जयदेवा इंस्टीट्यूट, हार्ट इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, वहां पे इनटू 10 टाइम्स पेशेंट आ रहे हैं, इनटू 10 टाइम्स चेकअप के लिए। मतलब रोज कितना आते थे उसके 10 गुना ज्यादा। अभी एक हमारे दोस्त मिले थे, वो अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर हासन में अपना मेडिकल चेकअप करवाए। 125 लोग क्यों में थे। क्यों? क्योंकि डर की वजह से। तो अपने आप को डर से बाहर रखिए। डर से निकलने का बाहर निकल गए कि रास्ता है कॉमन सेंस वाला, वो है जानकारी लेना। तो उसी के लिए आप सबको हार्टी वेलकम। अगला 45 to 50 मिनट्स आप लोग अपनी जिंदगी का हेल्थ के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट मत कीजिए, वेस्ट होने मत दीजिए। फोकस होके जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश कीजिए। बाकी का हम तो है ही आपके लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पल्लवी, जो ऋत्वी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋत्वी वेलनेस के मेडिकल डायरेक्टर हैं, जिनके प्रोग्राम नो डिसीज सिग्नेचर प्रोग्राम के लिए इंडियन हेल्थ एंड वेलनेस का अवार्ड भी मिल चुका है 2020 में। तो क्या है प्रोग्राम की खासियत? आम आदमी को, मेरे और आपके जैसे आम आदमी को हेल्थ के बारे में कॉमन लैंग्वेज में समझाने की एक प्रयास है। तो आप सबको हार्टी वेलकम। अच्छा लग रहा है इतने सारे लोग आप इसके बारे में जानने के लिए आए हो। हार्टी वेलकम। ओके, तो ओवर टू डॉक्टर जी। दोस्तों नमस्ते। मैं भी आपको वेलकम करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपनी सेहत के लिए कुछ टाइम निकालते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आनंद जी ने बताया, मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जिसका नाम है नो हार्ट डिसीज नो हार्ट डिसीज। तो ये प्रोग्राम का नाम है नो डिसीज नो डिसीज। डिसीज बीमारी को जानिए,
अगर बीमारी को जानेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि लोग बीमारी के चक्रव्यूह में इसलिए गिरते हैं या घूमते रहते हैं क्योंकि ये बीमारी उनको क्यों हुई है ये उनको नहीं पता। और जब बीमारी हमको पता नहीं, बीमारी की वजह से क्या हो रहा है ये पता नहीं, क्यों हो रही है पता नहीं, हम उसके चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। डेफिनेटली कुछ मेडिकेशंस लेके हम अपने आप को मदद करना चाहते हैं, मदद करते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस मेडिकेशंस आर मैनेजमेंट मेडिकेशन, दीज आर नॉट रिपेयर मेडिकेशन। पिछले 50-60 साल में हम जैसे कि हर एक चीज करने का हमारा एक तरीका बदल चुका है। हम जैसे पानी पीते, पानी पीने का तरीका बदल चुका है। 50-60-70 साल पहले लोग अपने सर पे बर्तनों में पानी भर भर के लाते थे, घड़ों में घर में भरते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। टैप ऑन करो, घर में पानी आता है। हमारा पानी का तरीका, जैसे पानी पीने का तरीका बदल चुका है, हमारा काम करने का तरीका बदल चुका है। अगर 150-100 साल पहले मेजरली मेल और फीमेल रहते थे, मेल जो बाहर का काम करते थे, फीमेल जो अंदर का घर का काम करते थे, आज ये तरीका कंप्लीटली बदल चुका है। आज महिलाएं भी बाहर जा रही है, मेल भी खुद होके घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जिंदगी का हर एक आयाम आज के तारीख में मॉड हो रहा है, बदल रहा है, उसी तरीके से बीमारी होने की वजह भी कंप्लीटली बदल चुकी है और इससे हम वाकिफ नहीं है। बीमारियों की आज किसी से भी पूछो, लोग यही बोलेंगे कि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, या फिर मैं बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खाता हूँ, मैं घर का खाना खाता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन ये हमारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, क्योंकि आज के तारीख में बीमारी की वजह इतनी कंप्लीटली बदल चुकी है कि हम अगर घर का खाना भी खा रहे हैं, अगर हम घर का पानी पी रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो भी हमको कुछ जानलेवा बीमारी हो सकती है। उसका ताजा ताजा उदाहरण है, बड़े 2 सेलिब्रिटी है जिनके हार्ट अटैक से मौत हो चुकी, तो दिखने के लिए बिल्कुल फिट थे। हमारे सिद्धार्थ शुक्ला और कर्नाटका के बहुत फेमस स्टार जिनका नाम है पुनीत राजकुमार, दोनों बहुत फिट बंदे थे और फिट होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हुआ। तो हमको तो इसके पहले काफी सारे डॉक्टर्स बताते थे कि आप एक्सरसाइज करो। अभी एक्सरसाइज करने वालों का हार्ट अटैक हुआ तो एक नया वेव पूरी जगह में घूम रहा है कि ओवर एक्सरसाइज की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो इसके पहले हम सिर्फ ये जानते थे कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हार्ट अटैक होता है, अभी हमको ये समझ में आ गया कि ओवर एक्सरसाइज से भी हार्ट अटैक होता है। दोस्तों, हम ये वाले पार्ट्स एंड पीसेस में हार्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं और यहीं पे ही हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती और जिसकी वजह से हम बीमारी के चक्रव्यूह में घूमते हैं। ऐसे काफी सारे बंदे हैं कि जिन्होंने एक्सरसाइज अपने जिंदगी में इस तरीके का नहीं किया या बिल्कुल फिट कहने वाली फिगर में वो नहीं थे, लेकिन अपने जिंदगी की 90, 98, 100 ईयर्स वो पूरी तरीके से जी के मर गए। और कुछ लोग हैं कि जिनको देखने के लिए कुछ नहीं मिला। आज ही मुझे एक फोन आया था कि 11 साल की लड़की है और उसको कीमोथेरेपी चल रहा है कैंसर के लिए, क्योंकि आज के तारीख में बीमारी की वजह हमको नहीं पता। ये जो 11 साल की लड़की है, इसके पिताजी खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आज के तारीख में बीमारी होने की वजह हमको नहीं पता। ये फेसबुक लाइव में आपको इसलिए कर रही हूँ, ये डेडिकेटेड है हमारे हार्ट इशू के लिए कि आप हमको पता होना चाहिए कि आज के तारीख में हार्ट प्रॉब्लम आने की क्या क्या वजह हो सकती है। और कभी कभी फिट कहने वाले बंदे भी इसका शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 पैक एब होना, फिट होना इज नॉट इक्वल टू हेल्दी, और एक हेल्दी पर्सन शायद हो सकता है उसके पास 6 पैक एब ना हो, ये हमको समझ जाना है। ठीक है, तो हार्ट डिसीज में सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फैट नहीं खाना चाहिए। फैट खाने से बहुत बड़ा हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस बढ़ जाता है। तो ये ब्लॉक होता क्या है? डेफिनेटली हमारी हार्ट है, हार्ट की ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल में जब कोई ऑब्स्टैकल आ जाता है तो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचता। अगर हम 2-3 मिनट सांस नहीं लेंगे तो हम जैसे मतलब हमारी मरने की परिस्थिति आती है। सिमिलर वेज में ब्लड से आने वाला ऑक्सीजन अगर हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचा
तो हार्ट की मसल और टिश्यू डेड हो जाती है, इंफार्क्ट हो जाती है। हम हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायो मतलब मसल, कार्डियल मतलब हार्ट रिलेटेड, मायोकार्डियल इंफार्क्ट मतलब डेड, वो टिश्यू पार्ट, वो मसल का छोटा पार्ट डेड हो जाता है, हम जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो क्यों ऑक्सीजन सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचता? तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई भी ऑब्स्टेकल, ये ब्लड वेसल में आना, जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो रही है। किस वजह से ब्लॉक हो रही है? जनरली ये ब्लड वेसल किसी क्लॉक की वजह से या प्लेग की वजह से ब्लॉक होती है। और ये क्लॉक और प्लेग, हमारा ये मानना है कि बहुत ज्यादा फैट खाने से होता है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर करना चाहूंगी कि फैट ही बहुत बड़ा रीजन नहीं है ये ब्लॉक होने के लिए, हार्ट ब्लॉक होने के लिए। बहुत सारी वजह है हमारे शरीर में। मैक्सिमम जब भी ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं वहां पे पता चलता है कि स्टेनोसिस है, कैल्सिफाइड आर्टरी है, तो कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम प्लेक है, ये सब चीजें हमको पता चलता है। बहुत बार सिर्फ फैट ही इसका रीजन नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्लेक फॉर्मेशन होता है, ये प्लेक फॉर्मेशन में फैट सिर्फ 4% है और बाकी सारी चीजें हैं, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है प्लेक फॉर्मेशन में, तो ये हमको नहीं पता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो ऑक्सीडाइज हो चुका है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका फैट और प्रोटीन है। हमारे शरीर का हर एक सेल फैट और प्रोटीन का लेयर वो सेल पे है। तो अगर फैट और प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा सेल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तो फैट प्रोटीन हमारे आहार में होना चाहिए। तो ये प्लेग की वजह क्या हो सकती है? आज के तारीख में एक बहुत बड़ी वजह है, वो है ये कैल्शियम, जो प्लेग फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज के तारीख में कैल्शियम कैसे वजह हो सकती है? दोस्तों, हमारे बॉडी में मेजरली कैल्शियम कहाँ पे होना चाहिए? हड्डी और दांतों के अंदर, और ये फ्रीली हमारे ब्लड में घूमता रहता है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स हो सकता है और प्लेक फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ये ब्लड में घूम क्यों रहा है? एक हमको समझना है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन डी, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि विटामिन K2। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे, इनकी डिफिशियंसी होगी, तो डेफिनेटली कैल्शियम भी फ्रीली अवेलेबल होगा और वो प्लेक फॉर्मेशन में मदद करेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी हार्ट ऑपरेशंस होती है, वाल्वुलर रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है, जहां पे वॉल कैल्सिफाइड बोला जाता है। वॉल ये कैल्शियम की जगह नहीं है, वो बोन और टीथ में होना चाहिए। लेकिन अगर वो वॉल में फंस रहा है, लोगों के कैल्सिफाइड पैंक्रिया होते हैं, लोगों के कैल्शियम प्लेक इन द ब्रेन होता है, ऑस्टियोफाइट्स तैयार होते हैं। ये किस वजह से? तो ये अनवांटेड जगह में कैल्शियम फंसने की वजह से होता है। हमारे देश में लगभग 90 to 93% लोगों के विटामिन D3 कम है। और ये कैसे हो रहा है? आप सब लोगों को पता है कि विटामिन D3 हमको सनरेज में मिलता है, लेकिन विटामिन D3 सन रेज में नहीं मिलता है। सन रेज से मेरा स्किन एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेट होता है लीवर में, वो भी तभी होता है जब हाई ऑक्सीजन मीडियम मेरे आजू बाजू में होता है और वहां पे कोई एक्सरसाइज चल रही है। तो पुराने जमाने में सुबह 11-12 बजे लोग जाते थे अपनी खेतों में और बहुत पसीना आने तक काम करते थे। हाई ऑक्सीजन रिच मीडियम होता था और सूरज की किरणों में सब काम होता था, तो बहुत बढ़िया तरीके से उनके शायद शरीर में विटामिन डी तैयार होता होगा। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, हम बड़े बड़े शहरों में रहने लगे हैं, शहर क्लोज होने लगे, हमारी एक्सरसाइज होती है लेकिन क्लोज एनवायरनमेंट में, जैसे कि जिम। हम हाई ऑक्सीजन मीडियम कहने के लिए आज हमारा एनवायरमेंटल ऑक्सीजन लेवल ही ड्रॉप हो रहा है, 31 से 21% पे आ गया है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों का नहीं दोस्तों, हमारे घर में भी काफी सारी चीजें हमने इस तरीके की यूज करनी स्टार्ट कर दी कि हमारे आजू बाजू की हवा में भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। एग्जाम्पल, हमारे घरों में, सबके घरों में फ्रिज है। फ्रिज क्या इमिट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ऑक्सीजन इमिट नहीं करता है।
हम अपने घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, कितने सारे एयर फ्रेशनर्स हैं, डिओड्रेंट्स हम डाल रहे हैं हमारे आजू बाजू के हवा में। तो गांव में लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? डेफिनेटली गांव में तो हाई ऑक्सीजन मीडियम होना चाहिए। दोस्तों वहां पे भी आज के तारीख में जब हम मॉडर्न हो गए हैं, गांव भी मॉडर्न होने लगे हैं। गांव में भी जो फार्म की प्रैक्टिसेस है उसमें काफी सारा हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज होता है। ये हर्बिसाइड पेस्टिसाइड एनवायरमेंट में मिक्स होता है, इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो हाई ऑक्सीजन मीडियम हमारे आजू बाजू में नहीं है। हाई ऑक्सीजन मीडियम में एक स्पेसिफिक टाइम में जो हमारी पसीना आने वाली एक्सरसाइज सूरज की किरणों में होनी चाहिए वो नहीं है। अगर ये भी है तो बहुत बार हमारा लीवर साथ नहीं देता, वो इतना इफिशिएंट नहीं होता कि वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। तो लो विटामिन डी बनता है। हमारे खाने पीने का तरीका बदल चुका है। जो मैग्नीशियम ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है वो मैग्नीशियम ड्रॉप हो चुका है हमारे खाने में। मैग्नीशियम, विटामिन डी, पोटेशियम की कमी की वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं पाता है, और ये फ्री होने वाला कैल्शियम हमारे अलग अलग जगह में बॉडी में फंसता है और हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें से एक है प्लेक फॉर्मेशन। ये प्लेक फॉर्मेशन से हमारी ब्लड वेसल अथेरोस्क्लेरोटिक हो जाती है। अथेरोस्क्लेरोसिस एक फिनोमेना है कि ये मेरी ब्लड वेसल्स है और ये प्लेक आ जाता है। अगर खून को जाने के लिए इतनी जगह चाहिए और ये प्लेक आ गया तो खून को जाने की जगह कम हो जाती है। इतनी बड़े खून को इतनी सी जगह से जाना होता है और वो प्रेशर पैदा करता है। हम उसको बोलते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया। कभी कभी कुछ एक्सर्शनल एक्सरसाइज से हो सकता है कि ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन था ब्लड वेसल में, वो ब्लड वेसल ब्रेक हो गई और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया, जो कनेक्टेड थी मेरे हार्ट को। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हार्ट अटैक कनेक्ट कहाँ हुआ? लो विटामिन डी, लो मैग्नीशियम। तो आज के तारीख में बीमारी की वजह अलग है और आप ये समझना है, इसके लिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ। दूसरा बहुत बड़ा वजह है, ये हमारी ब्लड वेसल जो बहुत सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ब्लड आता है वो बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट उनका होता है, पर उनके मूवमेंट में बाधा आती है क्योंकि ये ब्लड वेसल रिजिड और कठिन होने लगती है। और ये क्यों होता है? इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। ये क्यों होता है? ये होता है इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आया? हम तो समझ रहे थे कि इंसुलिन तो सिर्फ डायबिटीज वालों का क्षेत्र है। नहीं दोस्तों, जैसे आज के तारीख में हमारी खाने पीने की तरीके बदल चुके हैं। आज के तारीख में हमारे खाने पीने में जो कुछ आनंद जी ऐड हो चुका है वो है लॉट मोर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। जो भी चीज हम खरीद के ला रहे हैं मार्केट में, आप कुछ भी लाओ, छोटे छोटे बच्चों को हम मार्केट में ला रहे खरीद के, वेफर्स है, कुरकुरे हैं, काफी सारी चीजों में शुगर एडेड होता है। छोटा लॉलीपॉप भी आप लाते हैं या कैंडी भी लाते हैं, उसमें आप शुगर होता है। इतना शुगर लोड। हम जब छोटे थे ना, हमको ज्यादा ऑप्शन ही नहीं था। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन था। एक क्या है, भूख लगाए तो ये दो चीजें खाना है, क्या? मेथी की सब्जी, नहीं तो आलू की सब्जी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आलू पसंद नहीं है तो मेथी खाओ, मेथी पसंद नहीं है तो आलू खाओ, इतना ही ऑप्शन था। लेकिन आज बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चों को भी नहीं, बड़े लोगों को भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्यों बहुत सारे ऑप्शंस हैं? काफी सारे बेकरीज हमारे आजू बाजू में ओपन हो गए और जहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीजें और व्यंजन रखे होते हैं। ये सारी चीजों में टेस्टी बनाने के लिए जो टेस्टिंग पाउडर यूज होता है या शुगर यूज होता है, ये हमारे बॉडी में, हमको लगता है कि हम डायरेक्टली विजिबल शुगर नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये इनविजिबल शुगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में जा रही है। और इसके साथ दूसरी चीज हमारे बॉडी में जो कम जा रही है वो है काफी सारी मात्रा में फाइबर्स। हमारा मेजर फाइबर का सोर्स था सीरियल्स था, मिलेट्स था। अभी हमने उनको रिफाइंड करना स्टार्ट कर दिया। हमारे शरीर में
ये हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे भी शुगर या ग्लूकोज पैदा होता है। ये ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन करने के लिए विटामिन बी हमारे शरीर में चाहिए। ये विटामिन बी नष्ट होता है जब हम हमारे आहार में ऐसी बहुत सारी चीजों का एडिशन करते हैं। देखिए बहुत सारे घरों में एक एक रेगुलर की आप क्या बोल सकते हैं आदत बन चुकी है, खाने खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ठीक है ना। तो ये मीठा वाली चीज जो है, ये मीठा वाली चीज हमारे बॉडी में विटामिन बी को रेजिस्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और ये विटामिन डी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं हो पाता। ये जो शुगर लोड हो रहा है, ये जो विटामिन बी हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में एक परिस्थिति पैदा होती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओवरलोड ऑफ शुगर, जिसकी वजह से इंसुलिन, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी ब्लड वेसल्स को रिजिड करने से लेके कैंसर तक की सारी प्रॉब्लम्स को हमारे बॉडी में पैदा करता है। हम किस चीज का बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक का, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि शुगर प्रॉब्लम कर रहा है। बीमारी होने की वजह कंप्लीटली बदल चुकी है। आज का खाना अगर हम देखेंगे तो एक मिडिल क्लास फैमिली में मेजरली खाना क्या होता है? मेजरली खाना ये होता है कि सुबह, जैसे अभी मैं कर्नाटक में हूं, सुबह इडली डोसा हो जाएगा, दोपहर में दाल राइस हो जाएगा, सांबर, और रात को रोटी बन जाएगी, शाम को कुछ तो स्नैक्स होगा। काफी सारे घरों में यही होता है, इजंट इट? अगर महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की हूँ, तो महाराष्ट्र में सुबह हम पोहे खाते हैं, दोपहर को हमने चपाती खा लिया, रात में लाइट खाना है तो राइस खा लिया। मेजरली हम खा क्या रहे हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लोड हमारे बॉडी में हो रहा है, पर कंपेयर करेंगे तो उतनी मात्रा में हमारा फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। और इसीलिए हमको बताया जाता था कि एक्सरसाइज करो अगर हार्ट को हेल्दी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट लो रहा है, ये काफी सारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद मेरे शरीर में शक्कर ही पैदा करता है, ग्लूकोज ही पैदा करता है। ये ग्लूकोज का विनिमय होना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत है। लेकिन हम आप सोच के देखेंगे आज के बारे में, हमारे बॉडी का एक्सरसाइज हो क्या रहा है? हम काम जरूर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम काम नहीं कर रहे। एक इंजीनियर बंदा भी काम कर रहा है, एक पायलट बंदा भी काम कर रहा है, एक प्लम्बर भी काम कर रहा है, लेकिन काम का तरीका हमारा बदल चुका है। आज गांव में फार्मर भी काम कर रहा है, लेकिन गांव में भी बीमारियां है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा काम करने का तरीका बदल चुका है। देखिए एक इंजीनियर बंदा अगर 16 घंटे काम करता है तो कैसे काम करता है? स्क्रीन के सामने बैठ के। आज ही मैं अपने एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि मैडम मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन 10:30 to 8:30 आई कैन नॉट मूव फ्रॉम द स्क्रीन। तो लंच, हाँ लंच के लिए आधा घंटा हमको दिया जाता है, बट आई कैन नॉट मूव फ्रॉम स्क्रीन। अब अगर ऐसी महिला रहेंगी और ऐसे पुरुष रहेंगे तो वो क्या करते होंगे? सुबह उनको रेडी होने के लिए टाइम चाहिए, नाश्ता वगैरह बनाने के लिए टाइम चाहिए, फिर इमीडिएट उनको काम पे लग जाना, कंपनी में हो या घर पे उनको स्क्रीन के सामने बैठना है। आप स्क्रीन के सामने बैठो या मैदान में खेलो, आपका शरीर थक जाता है। 8:30 के बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे, तो इक्वली फिजिकल एक्सर्शन कम है। मेरे आजी भी पोहे खाते थे, चपाती खाते थे, रात में राइस खाते थे, लेकिन मेरे आजी कितना काम करते थे। पानी भरने के लिए उनको 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, घड़े सर के ऊपर लेके आते थे 4 किलोमीटर से। घर में अपने हाथों से सारा घर साफ करना है। वो टाइम पे लोगों को 5-10 बच्चे होते थे, हर एक बच्चे को संभालना है, उनके लिए खाना बनाना है, चटनी बनाना है, उसके लिए मिक्सर नहीं होता था, हाथ से चटनी बनाना पड़ता था, मसाले बनाने हैं, हाथ से कूटने पड़ते थे। आज जी उतना ही खाते थे जितना मैं खा रही हूँ, लेकिन आज मुझे काम कितना है? एक नल ओपन किया, पानी आता है, मिक्सी में गर्म किया, चटनी हो जाता है। तो फिजिकल एक्सर्शन हमारा कम हो गया है।
अगर एक से दूसरे घर के लिए जाना पड़ता था, घर भी दूर दूर होते थे, लोग चल के जाते थे हर एक के पास। अभी हमको घर से दुकान में भी जाना है तो हम स्कूटर लेके जाते हैं। आज फिजिकल एक्सर्शन हमारा कम हो गया, खाना तो उतना ही हम खा रहे हैं, और इसकी वजह से, ये इम्बैलेंस की वजह से कार्बोहाइड्रेट जो लोड होता है उससे बॉडी में बढ़ता है इंफ्लामेशन। और ये इंफ्लामेशन सिर्फ मेरे शरीर में नहीं होता, मेरी ब्लड वेसल्स में भी होता है। और ये इंफ्लामेटरी ब्लड वेसल्स आगे चल के ये क्लग है या फिर ये रिजिड ब्लड वेसल्स है उसमें परिवर्तित हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ हार्ट प्रॉब्लम का। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये ऑब्स्टेकल्स कहाँ आ रहे हैं ये हमको समझना चाहिए। 2 सेलिब्रिटी हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन क्या 2 ही सेलिब्रिटी मरे? नहीं, वो तो फिट थे, वो तो ऑप्शनल केसेस थे। हमारे आजू बाजू में काका, चाचा, मामा, पिताजी, भाई, बहन हमारे हार्ट अटैक से मर रहे, वो फिट भी नहीं थे, उन्होंने कुछ गलत काम भी नहीं किया था, फिर भी वो मर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू में, हमारे घर में, हमारे जिंदगी में ये चीजें हो रही है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। 3 चीजों का मैंने बात कर दी आपको, प्लेक फॉर्मेशन, विटामिन डी का कमी है, और इन्फ्लामेशन का मैंने आपसे बात कर दी। बहुत बार नर्व सप्लाई हमारा अचानक से स्टॉप होने से भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अरिथमिया हो सकता है। लोग बोलते हैं मेरे हार्ट की धड़कन, मुझे दिल की धड़कन महसूस होती है, बेटा रहता हूं अचानक से पंप करना स्टार्ट करता है, अरिथमिया। पेसमेकर बिठाया जाता है, होता क्यों है? एक कारण हो सकता है नर्व सप्लाई। अभी हम तो बहुत, हम घर में नहीं बैठे, हम बहुत ट्रैवल करते हैं, हम इंडियन रेलवेज में, इंडियन रोड्स में बहुत ट्रैवल करते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमको कभी कभी अच्छे रोड नहीं मिलते, उस पर हम ट्रैवल करते हैं। हमारी जो मेन बैकबोन है, हमारा जो स्पाइन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई कैरी कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा कैरी कर रहा है, बहुत सारे लोगों में ये नर्व कंप्रेशन की तकलीफ होती है। सिर्फ ट्रैवलिंग की वजह से नहीं, बहुत सारी लोगों में एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, फॉल्टी पोस्चर्स की वजह से हो सकती है। हम काफी देर तक ऐसे बैठे रहते हैं, कॉजिंग प्रॉब्लम। आप किस तरीके से पिलो रह रहे हो, इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से आप चल रहे हो। और इसके लिए हमको बोला जाता था कि योगा करो। योगा आपके स्पाइन को अलग अलग तरीके से ओपन, मतलब आपके वर्टिब्रा कॉलम डिस्क को अलग अलग तरीके से मोड़ के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई देने का एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है, लेकिन वो हम नहीं कर रहे। तो हमारी जो मोस्ट पावरफुल नर्व है वो शायद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पिंच हो रही है, अरिथमिया क्रिएट कर रही है, या यही आगे चल के हार्ट अटैक में परिवर्तित हो रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये हमको समझना चाहिए कि कभी कभी किसी और चीज के लिए हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन भी कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए। हम सबको सुन के मतलब शॉक लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि कुछ मेडिसिन लैबोरेटरी में बनते हैं और वो केमिकल से बनते हैं, और ये केमिकल को किस तरीके से कंप्लीटली डाइजेस्ट करना मेरे शरीर को नहीं पता। तो उस वजह से कुछ और चेंजेस बॉडी में हो जाते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, कुछ कैंसर पे काम करने वाली दवाइयां, कुछ डिप्रेशन वाली दवाइयां, कुछ एंटी फंगल मेडिकेशन, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे कुछ मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी हार्ट ब्लॉक है, यहां तक कि पेन किलर्स, कुछ बहुत अच्छी पेन किलर्स, बहुत बढ़िया पेन किलर्स हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है।
हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, और जिसकी वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। आज की तारीख में बीमारी की वजह कंप्लीटली अलग है, और ये वजह समझना हमको बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में होने नहीं देना है। अगर किसी बीमारी के लिए हम कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो बीमारी से बाहर आने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म किसी भी नेचुरल मतलब पैरामीटर का सप्रेस होना कोई बड़ी बीमारी का इरिटेशन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमको ये समझना कि हमेशा रीजन ऐसे बाहर बाहर नहीं होते, हमेशा रीजन अंदर भी होते हैं। हम हमेशा चेक करते हैं हमारे बीमारी के पैरामीटर। हम क्या चेक करते हैं? शुगर बढ़ा कि नहीं, थायराइड आया कि नहीं, बीपी आया कि नहीं, हम ये चेक करते रहते हैं। पर अभी कभी हम ये नहीं चेक करते, जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, मेरा शरीर चलने के लिए थोड़े बहुत जीवन सत्व, पोषकांश, विटामिन या मिनरल चाहिए। कभी हम ये चेक नहीं करते कि मेरा ये शरीर चलने के लिए जो न्यूट्रिशन जरूरी है, जो फ्यूल जरूरी है, वो सही मात्रा में है या नहीं है। हमारे शरीर में ये सारे रीजन के साथ अगर सीवियरली न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी रहेगी, ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है अटैक आने के लिए। उसमें से एक न्यूट्रिएंट का बात मैंने अभी किया था, विटामिन डी का। उसी तरीके से कुछ बहुत ही पावरफुल विटामिन है, जैसे कि विटामिन ई एंड सी। इसकी क्रोनिक कमी, विटामिन ई और सी क्या करते हैं? हमारे हार्ट मसल में ऑक्सीजन, ब्लड, जब ब्लड में से ऑक्सीजन आता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई और सी। लेकिन रिफाइंड शुगर, सॉरी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर, ये पावरफुल विटामिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हम थोड़े बहुत खाने में से लेते हैं। तो हमारे हार्ट मसल्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से डेफिनेटली टिश्यू डेथ होती है। तो न्यूट्रिएंट की कमी होना हमारे शरीर में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट प्रॉब्लम का। और जो बहुत, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप चेक करो क्या आपके शरीर में ये न्यूट्रिएंट सही लेवल में है या नहीं। ऐसे भी तो कभी कभी जाके शुगर लेवल, बीपी चेक करते हो, कभी तो न्यूट्रिशन भी चेक करो जो बॉडी के लिए जरूरी है। जिंदगी भर कोई गोली लेने से अच्छा है कि अगर कम है तो ये कोटा भर दो, ताकि प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। तो ये हमको समझना है। ये जो रीजंस है, ये रीजंस के बारे में बहुत बार हमको पता नहीं होता है। और भी इससे बहुत बड़ा रीजन है, वो है एनवायरमेंटल टॉक्सिन। कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन का मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। कुछ ऐसे हेवी मेटल्स जो हमारे आजू बाजू के चीजों से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, अगर हम बहुत बढ़िया मात्रा में न्यूट्रिशन खा रहे हैं, फिर भी वो न्यूट्रिशन को ब्लॉक करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज के तारीख में जो हमारे आजू बाजू में दिख रहा है, आप देख रहे हो मेरा एक कलरफुल शर्ट है, या मैं कप है जिससे पानी पी रही हूँ जिसमें कलर है, ये क्या है? ये सारा लेड पेंटेड है। ये जो पेन है कलरफुल है, लेड है। ये जो हवा पोल्यूटेड है उसमें लेड है। जो पानी हम पी रहे हैं उसमें लेड है, और कोई फिल्टर इसको क्लीन नहीं कर पा रहा। हेवी मेटल डिपोजिशन, ये हेवी मेटल डिपोजिशन मेरे शरीर के अंदर, ये बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और मेरे शरीर को इनको बाहर कैसे निकालना ये पता नहीं। क्योंकि मेरा शरीर कोई भी चीज बाहर कैसे निकालता है? डाइजेशन से। व्हाट इज अ डाइजेशन? कुछ भी आप शरीर के अंदर डालो, वो शरीर उस पर काम करेगा और उससे न्यूट्रिएंट बनाएगा। कोई भी चीज हम खाते हैं जो नेचुरल है, उससे न्यूट्रिएंट बनाने का ये प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं डाइजेशन। अगर हमारे शरीर के अंदर ऐसे एनवायरमेंट टॉक्सिन से लेड गया, तो लेड से विटामिन ए, बी, सी, डी कैसे बना है मेरे शरीर को नहीं पता। तो ये मेरे शरीर में अक्यूमुलेट होता है, ये मेरे ब्लड में घूमता रहता है। लेड बहुत कैल्शियम की तरह दिखता है, और अलग अलग जगह में सेल उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम से मैच करता है। और वो एब्जॉर्प्शन में लेड फंस गया, जिसकी वजह से हमारा सेल
दूसरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे आपको और मुझे खाने के लिए मतलब खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशन लेने के लिए, मेरे सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत है अपना काम चलाने के लिए। जब वो न्यूट्रिएंट काफी दिनों से मेरे सेल को नहीं मिलते, पेशी को नहीं मिलते, मेरा पेशी कमजोर होता जाता है और वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता। मैं अभी फिलहाल है, मैं एक महिला से मतलब एक महिला उनकी सासू माँ को लेके आई थी और उनका सांस फूल रहा था। एक कदम चला नहीं कि उनका सांस फूल रहा था, एक कदम चला नहीं कि सांस फूल रहा था। और मैंने उनको पूछा कि कभी आपने टूडी को किया है, हार्ट की आपने एग्जामिनेशन की है? कभी नहीं की। ये अभी हुआ 4 दिन में, अभी हुआ 5 दिन में। मैंने कहा पहले करके आओ, क्योंकि सबसे पहले मुझे वो एकदम से क्लियर करना है कि आपको कोई हार्ट की इशू नहीं, और फिर बाद में हम देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने टूडी को किया और टूडी को में उनका इजेक्शन फ्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 35% आया। इसका मतलब क्या है? मेरे हार्ट की पंप करने की जो क्षमता रहती है वो इजेक्शन फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, और वो 50 के ऊपर होना चाहिए ताकि हम मामूली काम कर सके। जब मेरा हार्ट की पंपिंग एक्शन मतलब ताकत कम हो जाती है, तो वो पंप के करने की वजह से जो ब्लड मेरे पूरे बॉडी में जाना चाहिए काम करने के लिए, वो जा नहीं पा रहा है। तो मेरा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका ताकत कम हो गया है। इसीलिए मैं जब चल रहा हूं, मेरे पैरों को ब्लड चाहिए ये काम करने के लिए, नहीं मिल पा रहा है। सांस फूल रही है, मेरे लंग्स को काम करने के लिए ब्लड चाहिए नहीं, क्योंकि वो इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में कम हुआ। कैसे कम हुआ? क्या एक रात में हुआ? नहीं। मेरी हार्ट मसल की जो पेशियां हैं उनको काफी दिनों से कुछ पोषकांश चाहिए थे, लेकिन ये एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से वो ब्लॉक हो गए और वो पोषकांश हार्ट मसल को पहुंच नहीं पाए। धीरे धीरे 1 मसल, 2 मसल, 10 मसल, 100 मसल, 100 पेशी, 150 पेशी, ऐसा करके एक ग्रुप ऑफ पेशी बहुत कमजोर हो गया और तब जाके हमको लक्षण दिखने लगा। दोस्तों, जिस शिद्दत से हम अपनी शुगर लेवल, थायराइड लेवल चेक करते हैं, क्या कभी हम अपने बॉडी और ब्लड में फंसे हुए टॉक्सिन्स की जांच करते हैं? बोलने के लिए सिर्फ हम यही कहते हैं कि हम नेचुरोपैथी सेंटर में जा रहे हैं, टॉक्सिन कर रहे हैं, लेकिन आज के टॉक्सिन्स बहुत अलग है। हमारे खून में जाने वाले लेड, आर्सेनिक, बेरियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे शरीर में क्रिएट करते हैं और इनको क्लीन करने का तरीका अलग है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम बीमारी में घूमते रहेंगे। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना और वॉकिंग करना आज किसी भी तरीके से हार्ट अटैक को दूर नहीं रख सकता है। अगर हार्ट अटैक को दूर रखना है तो उसके लिए हमको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन क्या है? काफी सारी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। काफी सारी वजह को हम डिटेल में बात नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट जो उसका सीक्वेल करेंगे हार्ट डिसीज का, तो उसमें मैं और वजह को थोड़ा हाईलाइट करूंगी। तो ये सब जो वजह है, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? 3 सूत्र है, मिराकल सूत्र। एक, डाइट। डाइट जो मेरे शरीर को चाहिए। अगर मेरे शरीर को पॉली अनसैचुरेटेड फैट चाहिए तो मुझे वो देना होगा। अगर फैट डिफिशियंसी है तो मुझे देना होगा, क्योंकि फैट और प्रोटीन से मेरे नए सेल्स तैयार होते हैं। अगर मेरे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए तो मुझे वो देना होगा। और न्यूट्रिशन के लिए अगर कुछ इस तरीके की डेंजर मेटल्स ब्लॉक कर रही है तो मुझे उनको क्लीन करना होगा। सूत्र नंबर 3, डिटॉक्स। तो डाइट, डिटॉक्स और न्यूट्रिशन से कोई भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम। मैंने काफी सारे लोगों पे काम किया है जिनका 1 बार एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 बार एंजियोप्लास्टी, कम उम्र में उनका बाईपास हो गया और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये हार्ट के प्रॉब्लम से वो बाहर आए। हमेशा बार बार ऑपरेशन करना हर एक की बस की बात नहीं। हर एक के बस की बात नहीं। अब कभी कभी
2 बार ऑपरेशन करने के बाद लोग सोचने लगते हैं कि मैं तो सब सही कर रहा हूं, फिर भी मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आज के तारीख में प्रॉब्लम आने की वजह बदल चुकी है। हम ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल रोक रहे हैं, फिर भी मुझे स्टेंट बिठाने के लिए बोल रहे हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोल रहे हैं, बाईपास करने के लिए बोल रहे हैं। कोई तो वजह होगी। ये लोग आज सोचने लगे हैं, और सोचने लगे हैं तो सॉल्यूशन ढूंढने लगे हैं। तो ये सॉल्यूशन पहले स्टार्ट होता है एजुकेशन से, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने पेशेंट को एजुकेट करना उसकी प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि अगर आप समझ गए एक ही बार कि मेरी बीमारी क्या है और ये कैसे हो रही है, तो टेक केयर करना बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, उसी तरीके से आपको ये जानना जरूरी है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है, प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, मैग्नीशियम पोटेशियम की कमी हो रही है, और ब्लॉक होने के लिए रीजन कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल है। और ये ऑक्सीडेशन हमारे आजू बाजू के टॉक्सिन से हमारे बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। तो हमको इससे टेक केयर करना चाहिए। तो इसके लिए हमको स्पेसिफिक डाइट, न्यूट्रिशन और डिटॉक्स करना चाहिए। स्पेसिफिक मैंने मेंशन किया है, स्पेसिफिक बहुत जरूरी है। जैसे बीमारी की वजह बदल चुकी है, बीमारी को ट्रीट करने की तरीका भी बदलना चाहिए। वही एज ओल्ड तरीके से हम वो बीमारी को टेक केयर नहीं कर सकते। तो डिटॉक्स में क्या है, मेरे अगर पेशेंट है तो उनमें मैं बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करती हूँ, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट देती हूँ। न्यूट्रिएंट अगर ब्लॉक हो रहे हैं किसी हेवी मेटल्स की वजह से, तो हम वो चेक करते हैं, हेवी मेटल को क्लींस करते हैं। हेवी मेटल क्लींस के लिए भी मैं प्रोग्राम करूंगी ताकि आपको उनकी जानकारी मिले। और डाइट में वेरी गुड फैट, वेरी गुड फाइबर, वेरी गुड प्रोटीन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम रिड्यूस करने के लिए बोलते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये वजह समझ जाए, हम ये समझ जाए कि टेक केयर कैसे करना है। मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और आपके इंफॉर्मेशन में मैंने कुछ एडिशन किया होगा। अगर ये प्रोग्राम से रिलेटेड, आज से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है, तो कृपया आप वो सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि शायद आप सारे लोग ब्लॉक नहीं कर सकते। ओके, हाँ, सवाल आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे मैसेजेस आए हैं, सवाल ढूंढने पड़े। ओके, एक सवाल यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, और मैंने अगर मेंशन किया है कि हम अच्छा फैट और प्रोटीन खाना है। देखिए, हम हमारा शरीर जो है वो स्नेह साथ में है। अगर आपको पता होगा कि काफी सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो स्नेहन से स्टार्ट होते हैं, मतलब पंचकर्मा के ट्रीटमेंट जहाँ पे हम करने के लिए जाते हैं, तो हमको हम स्नेहन करवाते हैं, फिर स्वेदन करवाते हैं। फैट एक बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि फैट में बहुत सारे केमिकल डिसॉल्व होते हैं। हमको समझना चाहिए, जब हमारे बॉडी में केमिकल टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो उनको छुपाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए मेरा बॉडी उनको फैट में डाल देता है। ठीक है, तो अगर हम स्नेहन कर रहे हैं तो काफी सारे इनऑर्गेनिक केमिकल को डाइल्यूट करने के लिए, अगर स्नेहन वगैरह हम अभी नहीं कर पा रहे ट्रेडिशनल, तो हमको थोड़ा बहुत अच्छा फैट खाने में बढ़ा देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अच्छा फैट अगर खाने में बढ़ाते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी कुछ केमिकल्स को डाइल्यूट करके शरीर के बाहर भेज सकता है। तो वो हमको लेना चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पिछले 50-60 साल में कम क्या हुआ है, हमने फैट को एनिमी की तरह देखना स्टार्ट कर दिया है, और खाने में बिल्कुल कम कर दिया। उससे अच्छा तो हमारी दादी थी,
2-2 किलो खोवा खाती थी, 1-1 किलो लोनी खाती थी, 93 एज तक बहुत ही स्ट्रांग वुमन, अपना एंड तक, मरने के एक दिन पहले तक अपना चपाती बनाते थे, अपना चपाती रोटी जो भी अपना बनाते थे, अपना कपड़े खुद धोते थे, सारा काम अपना करते थे, पूरे गांव को मिलके आ गए। ये कैसे हुआ? तो उनको हार्ट अटैक आना चाहिए था, 93 एज तक नहीं आया। तो हमको क्या है, हमको चीजों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। हमको इसके लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है। हमने शायद फैट और कोलेस्ट्रॉल का एक ही फेस देखा है, तो कॉइन के दो फेस होते हैं, दूसरा फेस हमको देखना शुरू करना चाहिए। इज हार्ट डिसीज आर ए रिलेटेड? यस। रूमाटॉइड हार्ट डिसीज, ये हार्ट डिसीज आर ए रिलेटेड। रूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस में हार्ट डिसीज डेवलप होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये एक कार्टिलेज और जॉइंट का इंफ्लामेशन है, और इंफ्लामेशन के बारे में हमने बात किया कि कार्बोहाइड्रेट लोड हमारे बॉडी में इंफ्लामेशन करता है। सिर्फ बॉडी में नहीं, ब्लड वेसल में भी इंफ्लामेशन करता है। ऑलरेडी ब्लड वेसल है, इंफ्लाम्ड हो गई है, उसमें प्लेक आ गया, मेजर हार्ट अटैक हो गया, हम चल बसे। तो बीमारी की वजह बहुत अलग है, ठीक है। तो हार्ट डिसीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। हार्ट डिसीज कुछ और बीमारियों से भी कनेक्टेड होता है, जैसे कि सीसीएफ, जिसमें लीवर डिसीज होता है। जो लोगों में लीवर डिसीज होता है उसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर भी होता है। जिसमें लंग इशू होता है, अगर लंग फेल्योर है, उनमें भी हार्ट इश्यूज दिखाई देता है। हमारे बॉडी में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सर से लेके पैर के नाखून तक सारी चीजें हमारे शरीर में कनेक्टेड है, ये समझ जाइए। ये पार्ट अलग, वो पार्ट अलग, वो पार्ट अलग नहीं, सारी चीजें कनेक्टेड है, एक साथ मिलजुल के ये एक मशीन को चलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में प्रॉब्लम होता है तो दूसरे पार्ट में भी प्रॉब्लम दिखता है, ओके। तो ये प्रोग्राम जो है ये फेसबुक पे रहेगा ही। अगर किसी को बाद में भी इसके रिलेटेड कोई सवाल रहेगा तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम हमारा खत्म हो चुका है। तो आज हम यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ आप आए, प्रोग्राम अटेंड किए। हमारा 5 डेज के बाद, 5 डेज के बाद हम प्रोग्राम करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। नो डायबिटीज, नो डायबिटीज, 5 डेज के बाद। सो करेक्ट हम प्रोग्राम करेंगे 13 तारीख तक, 13 तारीख को नो डायबिटीज, नो डायबिटीज। तो ये मेरा पर्सनल इन्विटेशन है। आज के लिए या इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।